स्वागत है मेरे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी 360 डिग्री चैनल में। और मैं आपके बीच आज मौजूद हूँ लेकर के पार्ट 4 प्रायद्वीपीय पठार। यानी हम लोग भारत का भौतिक संरचना पढ़ रहे हैं। भारत का भौतिक संरचना में हमने हिमालय और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ा। इसके बाद हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा और उसके बाद हम ये प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो होंगे वो पार्ट 4 होंगे और यह वीडियो पार्ट 4 में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को शुरू करते हैं। क्वेश्चन और इसके साथ व्याख्या भी आपके लिए लाए हुए हैं। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हमने इससे पहले 20 तक देख लिया था। 21वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का आयु और बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बनावट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या है, सत्य है, बताएंगे। क्या लग रहे हैं, यह हिमालय के साथ बना एक नवीनतम पर्वत है, यह गोंडवाना भूमि का भाग है और प्राचीन आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, यह पूरी तरह नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रहा है। यह भारत का सबसे स्थिर भाग है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे बी राइट आंसर। देखिए बी को समझ लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यह भारत के प्राचीनतम एवं सबसे स्थिर भागों में से एक है। यह भारत के प्राचीनतम यानी सबसे पुराना और सबसे स्थिर भागों में से एक है। इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय, इसका निर्माण जो हुआ है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, प्राकृत आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, याद रखेंगे। चलिए एक 22वां नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार का औसत ऊंचाई कितना है। प्रायद्वीपीय पठार का औसत ऊंचाई कितनी है, क्या लग रहा है, 100 से 1000 मीटर, क्या लग रहा है 600 से 900 मीटर, क्या लग रहा है 2000 से 3000 मीटर, क्या लग रहा है 1500 मीटर। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएंगे, तो इनके आंसर हो जाएंगे 900 से 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई। तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पर व्याख्या को समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है जरा समझते हैं। पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से 900 मीटर के बीच है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर के बीच है। यह ऊंचाई हिमालय की तुलना में बहुत कम है, मतलब काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए और 23वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझेंगे। ठीक है जी, प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं का उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर मिलान क्या है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण, क्या दिल्ली कटक उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम और इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण में हैं, क्या राजमहल की पहाड़ी पश्चिम और गिर की पहाड़ी पूरब में है। मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार की बातें कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दिल्ली कटक से लेकर के इलायची पहाड़ी तक फैला हुआ है। कौन भाई, प्रायद्वीपीय पहाड़ी, इलायची पहाड़ी तक ये फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके आंसर ए हो जाएंगे, ए सही आंसर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कह रहा है, इस पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली, पूरब में राजमहल पहाड़ी, झारखंड पश्चिम में गिर की पहाड़ी, गुजरात और दक्षिण में इलायची कार्डमम की पहाड़ी तक इसकी भौगोलिक सीमा को परिभाषित करता है। यानी कहने का मतलब है कहने का मतलब यह है कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, ठीक है, और पूरब में, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में भाई साहब, पश्चिम में क्या है, तो गिर की पहाड़ी गुजरात, और दक्षिण में क्या है, इलायची कार्डमम की पहाड़ी। तो ये इस तरह से फैला हुआ है, याद रखेंगे इसको। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 24वां नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, इसका प्रमाण क्या है।
कम होती जाती है, तो इसका प्रमाण क्या है ये बताइए, इसका प्रमाण क्या लग रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ की मिट्टी का रंग की वजह से, यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा की वजह से, यहाँ के पहाड़ों की चोटियों की वजह से, या वर्षा के वितरण के आधार पर। तो बताइए इनका प्रमाण क्या है। यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा के का परिणाम है, परिणाम याद रखेंगे। तो बी इज राइट आंसर, बी सही आंसर हो जाएंगे। देखिए कैसे भाई साहब, यहाँ पे समझो। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम तट से निकलकर बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर बहती है। यह प्रवाह दिशा यह स्पष्ट करती है कि पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पठार का जो सामान्य ढाल है वो किधर से किधर की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यह निर्धारित करती है, किसकी वजह से निर्धारित होती है बताइएगा। तो हमें ये पश्चिमी ढाल यानी कि नदियों की वजह से पता चलता है कि पश्चिम से पूरब की ओर इसकी ढाल है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए, 25 नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पठार के उत्तर पश्चिम भाग में चंबल खंड किन जिलों के पास पाए जाते हैं। चंबल खड्ड जो है वो किस जिले के बीच पाई जाती है, बताएंगे इसके आंसर। बताइए, रांची और हजारीबाग, क्या रांची और हजारीबाग होगा, क्या भिंड और मुरैना होगा, क्या कोयम्बटूर और मदुरै होगा, जैसलमेर और बीकानेर होगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। पठार के उत्तर पश्चिम भाग में चंबल खड्ड किन जिलों के पास पाए जाते हैं, किन जिलों के बीच पाए जाते हैं। रांची, हजारीबाग, भिंड और मुरैना, कोयम्बटूर और मदुरै, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसके आंसर हो जाएंगे भिंड और मदुरै, भिंड और मदुरै के बीच पाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पर व्याख्या कह रहा है, पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदियों द्वारा गहरी कटाई खड्ड बने हैं। कहाँ भाई, उत्तर पश्चिम भाग में नदियों द्वारा गहरी कटाई से खड्ड बने हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से चंबल, भिंड और मुरैना खड्ड कहा जाता है। चंबल, भिंड, मुरैना खंड कहा जाता है। तो समझ आया जी। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए। और अगला है 26वां नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि दक्कन के पठार की आकृति और स्थिति क्या है। दक्कन के पठार की आकृति और स्थिति क्या है, बताएंगे। दक्कन के पठार जो है उसकी आकृति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। क्या यह वर्गाकार है और नर्मदा के उत्तर में है, क्या यह त्रिभुजाकार है और नर्मदा के दक्षिण में है, क्या यह वृत्ताकार है और सतपुड़ा के दक्षिण में है, क्या यह आयताकार है और महानदी के उत्तर में है। तो क्या लग रहे हैं इनके आंसर क्या हो जाएंगे, बताएंगे इसके आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे, यह त्रिभुजाकार है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह त्रिभुजाकार है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कैसे, जरा यहां ध्यान दो। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला आधार बनाती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला क्या बनाती है, आधार बनाती है। जी हाँ, तो ये बातें हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई और स्थिति क्या है। बहुत ही आसान सवाल है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है वो सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है। सर्वोच्च चोटी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, अन्नाईमुड़ी है। लेकिन इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है कहाँ, बताइए। 2633 मीटर नीलगिरी में, अच्छा ठीक है। 2695 मीटर अन्नामलाई पहाड़ी में, अच्छा ठीक है। 1500 मीटर महेंद्रगिरी में, ठीक है। 1722 मीटर अरावली में। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, बताएंगे इसके आंसर। क्या लग रहे हैं आपको इसका आंसर, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और अगला सवाल यहाँ पर, अगला जो विकल्प है बी विकल्प सही है। और बी विकल्प सही होने के बाद हम लोग व्याख्या को पढ़ लेते हैं। पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा
है जो 2633 मीटर है। याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए अब यहां पर आ जाइए 28वां नंबर प्रश्न की ओर। पश्चिम घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पश्चिम घाट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? क्या लग रहे हैं आपको इसका आंसर? बताएंगे। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यह बंगाल की खाड़ी के समांतर है। इसकी ऊंचाई पूरब की ओर बढ़ती है। तो क्या लग रहे हैं इसके आंसर? तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यही तो आंसर हो जाएंगे, यानी बी सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। औसत ऊंचाई इसकी कितना है? लगभग 1500 मीटर। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई कहा जाता है। याद रखेंगे इस बातों को। जी हाँ, तो ये थे विस्तृत जानकारी। आगे बढ़ जाइए और अगला यहाँ पर क्या कह रहा है 29वां नंबर प्रश्न कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? बताएंगे। लग रहे हैं अन्नामुड़ी तो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है। डोडा बेटा तो ये भी पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है। जवादी तो अब ये तो ऊंची चोटी है नहीं। महेंद्रगिरी तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यही तो आंसर हो जाएंगे। तो सी आंसर हो जाएंगे। सी सही आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, सी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला एक प्रमुख शिखर है। पूर्वी घाट श्रृंखला की क्या है? एक प्रमुख शिखर है। 30वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ। नीलगिरी पहाड़ी की सब भौगोलिक विशेषता क्या है? नीलगिरी पहाड़ी की भौगोलिक विशेषता क्या है? यहाँ केवल काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। यहाँ पठार का सबसे उत्तरी भाग है। यहाँ चंबल नदी निकलती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। तो बी आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियां वह स्थान है जहां भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलन होता है। यानी इधर से पश्चिमी घाट आया और इधर से पूर्वी घाट आया, दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है। याद रखेंगे, जहाँ डोडा बेटा नामक एक प्रसिद्ध चोटी भी स्थित है। याद रखेंगे। चलिए 31वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि इन दर्रों में सही मिलान करें। इसको मिलान करना है भाई। थाल और भोर घाट कहाँ है? भोर घाट कहाँ है? तो क्या थाल और भोर घाट महाराष्ट्र में है? बताएंगे। ठीक है जी, बताएंगे। तो थार और भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, पाल घाट के कहाँ है? केरल में है। तो यही तो आंसर हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही होगा। कौन सा हो जाएगा? बी जो आपका है वो आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कह रहा है? थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। ये दर्रे पश्चिम घाट को पार करने के मुख्य मार्ग हैं। पश्चिम घाट को क्या करने के लिए? पार करने का एक क्या है? मुख्य मार्ग है और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन की दृष्टि से अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे आ जाइए और 32वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाइए। 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई और सीमा क्या है? मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई और सीमा क्या है? बताएंगे। तो बताइएगा यहाँ पर क्या 2000 मीटर है इसकी ऊंचाई? यह दक्षिण में अरावली पर्वत इसकी भाग है, भूभाग। इसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर। पश्चिम में अरावली और दक्षिण में सतपुड़ा है। ऊंचाई 100 मीटर है। उत्तर में गंगा है। ऊंचाई 500 मीटर है।
पूरब में गिर पहाड़ी है। तो बताएंगे इसके आंसर क्या होने चाहिए, बताएंगे इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएंगे। तो बी जो है इसके सही आंसर है। चलिए समझ लेते हैं यहां पर पढ़ करके। मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर है। अरावली पर्वत इसकी पश्चिम सीमा और सतपुड़ा इसकी दक्षिण सीमा बनाती है। अरावली जो है इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और जो सतपुड़ा जो है वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, हाँ जी, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 33वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। मालवा का पठार किन चट्टानों से बना है और इसकी आकृति कैसी है। मालवा का पठार किन चट्टानों से बना है और इसकी आकृति जो है वो कैसी है। चूना पत्थर वृत्ताकार आकार है इसकी, ग्रेनाइट से बना है, इसकी आकार त्रिभुजाकार है। बलुआ पत्थर से बना है, इसका आकार जो है वो आयताकार है। जलोढ़ से बना है, इसकी आकार जो है वो वर्गाकार है। तो बताएंगे इनमें से कौन सी आंसर हो जाएंगे। तो ये ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं और इनका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, यानी बी जो आंसर हो जाएंगे वो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए यहां पर देख लीजिए और यहां पर हम लोग व्याख्या को पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। मालवा का पठार विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मालवा का पठार विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये जो है वो किस चीज से बना है, ग्रेनाइट से बना है। किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और इसकी आकृतियां त्रिभुजाकार है। इसकी आकृतियां कैसी है, त्रिभुजाकार है। समझेंगे इस बातों को। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 34 प्रश्न की ओर। 34वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, छोटा नागपुर पठार के बारे में पाठ में दी गई मुख्य विशेषता क्या है। छोटा नागपुर पठार के बारे में पाठ में दी गई, ठीक है, पाठ में दी गई मुख्य विशेषता क्या है। यह पूरी तरह रेतीली है। यह खनिजों का विशाल भंडार और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। यहाँ केवल दक्षिण और पश्चिम से वर्षा होती है। यह दक्कन का पठार के दक्षिण में स्थित है। तो क्या लग रहे हैं इसके आंसर क्या होंगे, क्या लग रहे हैं इसके आंसर क्या होने चाहिए, बताएंगे इसके आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे यह खनिज का विशाल भंडार है और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। जी हाँ, चलिए बी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। छोटा नागपुर झारखंड के मध्य उच्च भूमि का पूर्वी भाग है, विस्तार है। यह भारत का सबसे प्रमुख खनिज का भंडार क्षेत्र है और दामोदर नदी इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है जी, हाँ। अगला में आ जाइए 35वां नंबर प्रश्न की ओर। बरखान क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। काली मिट्टी के ढेर महाराष्ट्र में। चापाकर रेतीले टिप्पे जैसलमेर में। प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में। वर्षा के प्रकार मेघालय। बताइए इनमें से कौन से आंसर हो जाएंगे। चापाकार रेतीले टिब्बे जैसलमेर राजस्थान में इसके आंसर हो जाएंगे, यानी बी आंसर जो है वो क्या होंगे, सही होंगे। इसकी व्याख्या कहता है मध्य उच्च भूभाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां रेतीले टिब्बे पाए जाते हैं। जहां रेतीले क्या पाए जाते हैं, टिब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या कर रहा है, चापाकार रेतीले टिब्बे को बरखान कहा जाता है। चापाकार रेतीले टिब्बे को क्या कहा जाता है, बरखान। चापाकार रेतीले टिब्बे को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। याद रखना, जो चापाकार रेतीले टिब्बे होते हैं उसे हम बरखान कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 36वां नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। मेघालय का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग है। मेघालय का पठार जो है वो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से कैसे जो है वो अलग है, बताइए कैसे अलग है भाई। नदियों के कटाव से अलग है क्या, राजमहल की पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग है। तो ये कैसे अलग है जरा बताएंगे। ठीक है, या ज्वालामुखी फटने से, भूकंप के कारण। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए जरा, क्या आंसर लग रहे हैं आपको। तो यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे राजमहल की पहाड़ियों के बीच भ्रंश
बहने भ्रंश घाटी बनने से, जी हाँ, इसलिए मेघालय का पठार जो है वो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसके प्रश्न की ओर आ जाते हैं, इसके व्याख्या की ओर आ जाते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है? मेघालय का पठार वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यह राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के बीच एक भ्रंश या मालवा गैप बनाने के कारण अलग हो गया है। मालवा गैप बनाने के कारण क्या हो गया है? ये अलग हो गया है। जी हाँ, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और आ जाते हैं 37वां नंबर प्रश्न की ओर। 37वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मेघालय पठार की जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? मेघालय पठार के जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? वाह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके आंसर क्या होंगे भाई? तो पहला ऑप्शन दे रहा है गारो, खासी, जयंतिया। दूसरा ऑप्शन दे रहा है भील, गोंड और संताल। क्या बोल रहा है? मेघालय पठार जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? याद रखना, जनजातियों के नाम पर। मीजो, नागा, अबोर, टोडा, कुरुची, कादर। तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे? ए सही आंसर हो जाएंगे। गारो, खांसी, जयंतिया, गारो, खांसी, जयंतिया हो जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर मेघालय पठार वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। इस तरह से जनजातियों के नाम पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर पूर्वी पठार मेघालय में पाए जाने वाले खनिजों का समूह पहचाने। मेघालय में पाए जाने वाले खनिजों का जो है वो समूह पहचाने। तो बताइए इसके क्या हो जाएंगे आंसर? हीरा और सोना, ठीक है, कोयला और लोहा, सिलीमेनाइट और यूरेनियम, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि केवल पेट्रोलियम, तांबा और जस्ता। मेघालय में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज है, इसके समूह पहचानिए। तो क्या लग रहे हैं? कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट और यूरेनियम। यही तो क्रम सही हो जाएंगे, यानी बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कर रहा है? मेघालय पठार खनिज की दृष्टि से धनी है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। यहाँ यह क्षेत्र छोटा नागपुर पठार की तरह ही खनिज संपदा में समृद्ध है। कौन भाई साहब? तो मेघालय की पठार। चलिए 39 नंबर प्रश्न की आ जाइए, जो कि अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाने वाले टोर और स्कंद क्या दर्शाती है? टोर और स्कंद जो है वो क्या दर्शाती है? जरा इसके आंसर देंगे। क्या दर्शाती है जी? क्या यह नदी वलित पर्वत है? क्या यह प्राचीन और स्थिर भूभाग को विशिष्ट स्थलाकृति है? यह नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा है? यह मरुस्थल वनस्पति के नाम है? तो क्या बोल रहा है? प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले टोर क्या है? टोर यह प्राचीन स्थिर भूभाग विशिष्ट स्थलाकृति है, यानी बी सही आंसर हो जाएंगे। टोर के बारे में बी जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। टोर नगण्य चट्टान भ्रंश घाटी में स्कंद पर्वत और ब्लॉक पर्वत प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक स्थिरता और प्राचीनता को दर्शाने वाली प्रमुख स्थलाकृति है। प्राचीनता को दर्शाने वाली प्रमुख स्थलाकृति है। ये आकृतियां यह संकेत देती है कि यह भूभाग लंबे समय से अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। अपक्षय की प्रक्रियाओं से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। तो ये हमें यह नसीहत और यह बात जो है वो बताती है। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं जी? तो ये थे आपके आज के चैप्टर प्रायद्वीपीय पठार। तो आज आपको प्रायद्वीपीय पठार कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आता रहूं। और कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो का लेंथ जो है और बड़ा कर दूंगा। मैं एक पार्ट में कम से कम एक पार्ट में कम से कम मैं 40 प्रश्नों को सोल्व करूंगा। लेकिन अभी मैंने स्तर को कम रखा है, बस आप हमारे सपोर्ट में बने रहें। उसके बाद मैं कुछ दिनों के बाद इसको वीडियो को का लेंथ जो है बढ़ा दूंगा। तो चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।